मैं मनीषा वाधवानी अगेन आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ में। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 भी अब ICA ने विड्रॉल की हैं, तो अब वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ ही कवर होंगे। इसके मैं 2 पार्ट अपलोड करूँगी। फर्स्ट पार्ट में मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कवर करूँगी और सेकेंड पार्ट में अपन डेप्रिसिएशन कवर करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है लेक्चर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद में हमारा डेप्रिसिएशन का लेक्चर और पड़ेगा। और ये जो लेक्चर्स हैं ये मैंने डीप स्टडी बाय ICA मॉड्यूल से ही करवाया है। तो CA इंटर के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इसको इजीली देख सकते हैं। BBA MBA के और BCom के स्टूडेंट्स भी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देख सकते हैं, तो उनको इजीली सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसका समराइज फॉर्मेट में भी मैंने बताया है, तो डिटेल स्टडी भी करवाई है। तो जो स्पेसिफिकली सेबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए समराइज फॉर्म में सारी चीज़ें क्लियर हैं। और ये जो मैंने मॉड्यूल लिए हैं वो ICA का मॉड्यूल है, CA कोर्स का। तो इसमें सब चीज़ें बहुत डीपली बताई गई हैं। तो आप जिस अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप इनको कवर कर सकते हैं। इसके जो भी मॉड्यूल है, जो PDF है, मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूँगी। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मेन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके स्कोप क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 भी जैसे मैंने आपको बताया कि अब इसमें ही कवर्ड होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इंडिविजुअली नहीं आएगा, अब इसी के अंदर ही उसको अपन को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसकी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स में बताऊँगी। सेकेंड पार्ट में जो अपलोड करूँगी उसमें डेप्रिसिएशन का पार्ट होगा। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं और इसके स्कोप कहाँ होते हैं, कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है और कहीं पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो प्रिस्क्राइब करता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्लांट खरीदते हो, इक्विपमेंट खरीदते हो, तो आपको उसको कैसे अपने अकाउंट्स में दिखाना और किस उनके ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा और किस मेथड से उसको आपको शो करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो दैट द यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन डिस्क्रीन इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट मेड बाय एंटरप्राइजेज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड द चेंजेस इन सच इन्वेस्टमेंट। द प्रिंसिपल इशू इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ असेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ। देखो, इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो तो है कि सबसे पहले अपन को ये देखना है कि प्लांट मशीनरी, प्लांट प्रॉपर्टी और आपका इक्विपमेंट, इसको आप कौन से अमाउंट पे कैरी करोगे, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या, इसके दो मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल होता है, एक रिवैल्यूएशन मॉडल होता है। रिवैल्यूएशन मॉडल होता है तो उसमें आप कैसे उनको रिवैल्यूट करके लिखोगे या उसकी कैरिड अमाउंट कैसे लिखोगे, कैसे डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ये सब चीज़ें हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आज सीखेंगे और कवर करेंगे, ठीक है। अब आता है कि कहाँ कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है, कहाँ कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होता। अपन ने ये पढ़ लिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स के ऊपर कवर्ड होता है, बट ये तो इसके ऊपर तो ये कवर होता है, बट कहाँ मतलब कुछ ऐसी मतलब एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स है, देन आफ्टर भी उसके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो बायोलॉजिकल असेट्स। बायोलॉजिकल असेट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको पीछे जो डेफिनेशन है उसमें पूरा क्लियर करूँगी, बट मैं इधर भी बता दूँ, जितने भी आपके लिविंग प्लांट्स होते हैं और लिविंग एनिमल्स होते हैं वो आपके पास में क्या होंगे, आपके बायोलॉजिकल असेट्स होंगे, है ना। तो बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर कोई भी बायोलॉजिकल असेट्स है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपका अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इसमें बियर प्लांट इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब बियर प्लांट क्या होते हैं, बियर प्लांट की डेफिनेशन के साथ मैंने आपको आगे बताना है क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि बियर प्लांट बायोलॉजिकल असेट्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। लेकिन
जो ब्रियर प्लांट लेकिन उसके जो प्रोसीजर होता है ब्रियर प्लांट को बनाने का, क्योंकि वो एग्रीकल्चर ही होगा ना, तो उसके ऊपर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ब्रियर प्लांट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसमें ब्रियर प्लांट इसके एक्सेप्शन में आता है कि आपके पास में जो बायोलॉजिकल असेट्स है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ब्रियर प्लांट इसका एक्सेप्शन है, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल होगा। लेकिन उसका जो प्रोसीजर है ब्रियर प्लांट को बनाने का उसके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ आपका ब्रियर प्लांट जो पूरा बन के तैयार हो जाता है उसके ऊपर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा अकाउंटिंग उसके ऊपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ब्रियर प्लांट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बाकी उसके प्रोसीजर के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर दियो तो मैं वापस से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। बायोलॉजिकल असेट्स क्या होते हैं, जितने भी आपके लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो आपके बायोलॉजिकल असेट्स होते हैं। और बायोलॉजिकल असेट्स जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं उनके ऊपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन इसमें ब्रियर प्लांट इंक्लूडेड नहीं होते। ब्रियर प्लांट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर आता है वेस्टिंग असेट्स इंक्लूडिंग मटेरियल मिनरल्स राइट एक्सप्लेनेशन ऑन द, और जो नेचुरल गैसेज होती हैं, मिनरल गैसेज होती हैं, ऑयल होते हैं और उसके सिमिलर कोई भी नॉन जनरेटिव रीजनरेटिव रिसोर्सेज होते हैं, तो उनके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होता है। बायोलॉजिकल असेट्स जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन ब्रियर प्लांट इस डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ब्रियर प्लांट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल होता है, लेकिन ब्रियर प्लांट को बनाने के लिए उसका जो भी प्रोसीजर होगा वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, इसके लिए उसके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और नेचुरल गैसेस और आपके पास में मिनरल ऑयल्स और उसके एक्सपेंडिचर के लिए आप कुछ भी करते हो तो उन सब के ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस स्टैंडर्ड अप्लाई टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यूज टू डेवलप। अगर इन दोनों चीज़ों को बनाने के लिए अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी या प्लांट को यूज़ करते हो तो वो जो एक असेट होती है, जो असेट आप यूज़ करते हो उस असेट्स के ऊपर तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल होगा। एज ए एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई भी मिनरल ऑयल बनाने के लिए कोई भी मशीन ख़रीद रखी है तो वो मशीन के ऊपर तो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे मैंने गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ भी ख़रीद रखा है, मिनरल ऑयल के लिए कुछ ख़रीद रखा है, तो उनके ऊपर मेरा असेट्स ख़रीद रखी तो वो असेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कवर होंगी। समझ में आया आपको? बायोलॉजिकल असेट्स क्या होती है, ब्रियर प्लांट क्या होती है, मैं आगे आपको पूरा डेफिनेशन वाइज क्लियर करती हूँ। देखिए, जो भी आपके प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में कवर किए गए हैं तो उनके ऊपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ही एप्लीकेबल होगा। मतलब जो आपने एज ए लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ली है या फिर जिनके ऊपर आपकी लीज की कंडीशंस पूरी होती है तो उसके ऊपर लीज एग्रीमेंट ही पूरा होगा। और सेकेंड आता है आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ा था, और जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में कवर होते हैं तो उनके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपका एप्लीकेबल नहीं होता। अब अपन समझते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बायोलॉजिकल असेट्स क्या होती है और ब्रियर प्लांट्स क्या होते हैं। ये सबसे पहले अपना मेन टॉपिक है। देखो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब ये होता है इज़ द मैनेजमेंट बाय एंटरप्राइजेज ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हार्वेस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल असेट फॉर सेल। मतलब एक मैनेजमेंट होता है जो कि इज़ द मैनेजमेंट, मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो भी बायोलॉजिकल असेट्स होती हैं और जो बायोलॉजिकल असेट्स होती है और बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसमें इंक्लूडेड होता है। लाइक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में आपको बताती हूँ कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता क्या है। जैसे आज अपन ने कोई भी पौधा उगाया है ना, जो कोई भी अपन ने जैसे कोई भी फ्रूट उगाया है ना, जैसे चीकू वगैरह कुछ भी उगाया, तो उसके अंदर सबसे पहले हम उसको उगाने के लिए हम उसमें बीज डालेंगे, फिर उसमें खाद डालेंगे, फिर टाइम पे उसमें पानी डालेंगे। तो वो जो सारी एक्टिविटी होगी वो क्या होगी आपके पास में, वो आपकी हो जाएगी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और जब वो फ्रूट बड़ा हो जाएगा,
वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो चीज़ अलग हो जाएगी। बट ये जो सारा इसका जो प्रोडक्शन है उसको आप हार्वेस्ट करते हो, आप उसको कन्वर्जेशन करते हो, आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो, तो वो सारी एक्टिविटी आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आ जाएगी। ठीक है, अब आता है कि अब मैंने पढ़ा था कि मतलब बायोलॉजिकल असेट्स, इसमें बायोलॉजिकल असेट्स में आपका AS10 एप्लीकेबल नहीं होता। मैं आपको एज ए डेफिनेशन के साथ साथ में पूरी चीज़ें बताती हूँ। तो अब मैं पढ़ती हूँ कि पहले बायोलॉजिकल असेट्स होती क्या चीज़ है। देखो, बायोलॉजिकल असेट्स इज अ लिविंग एनिमल और प्लांट। कोई भी लिविंग एनिमल है या प्लांट है तो वो हमारा क्या है, बायोलॉजिकल असेट्स है। बायोलॉजिकल असेट्स जो होते हैं AS10 में कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल असेट्स क्या होते हैं, कोई भी लिविंग प्लांट, जो प्लांट अभी जीवित है, जो अभी अच्छे खासा उग रहा है, उसके बाद फ्रूट्स उग रहे हैं या सब्जियां उग रही है, वॉटेवर जो भी हो रहा है, तो वो आपका बायोलॉजिकल असेट्स है। उसके ऊपर AS10 एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर रियल प्लांट्स इंक्लूडेड नहीं होते। अब मैं पढ़ते हैं कि रियल प्लांट्स होती क्या चीज़ है। देखो, रियल प्लांट्स का मतलब क्या होता है। रियल प्लांट का मतलब होता है इज़ अ प्लांट दैट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीजर। देखो, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी। जैसे आज मैंने कोई भी फ्रूट उगाया, लाइक एज ए कीवी मैंने उगाई एज ए फ्रूट, है ना। तो वो कीवी का एक पेड़ हुआ, है ना। कीवी का एक पेड़ होता है ना। तो वो पेड़ में क्या होता है ना, वो कीवी आप उसको उगाते हो, उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर सारी प्रोसीजर करते हो। तो जब आपको बेचना होता है तो आप क्या हो, कीवी को बेचोगे ना, आप उसको क्या करते हो। हाँ, बियर प्लांट्स का मतलब होता है कि वह प्लांट जो कि आप काटते नहीं हो और उस प्लांट को आप क्या करते हो, उस प्लांट से जो भी चीज़ आपकी प्रोड्यूस होती है आप उसको प्रिजर्व करते हो। उसको क्या करते हो, प्रिजर्व करते हो। वो प्लांट या ट्रीज जिसको आप क्या करते हो, काटते नहीं हो, और उससे जो भी आपके फ्रूट्स या सब्जियां उत्पन्न होती हैं उनको आप क्या करते हो, प्रिजर्व करते हो। लाइक कीवी को आप क्या करते हो, आप अगर आपको कीवी कभी बेचनी होती है तो ऐसा तो नहीं कि आप कीवी का पूरा प्लांट या उसका पेड़ उठा के बेच देते हो। आप उसका पूरा का पूरा प्लांट तो नहीं बेच सकते ना। और आप उसको क्या करते हो कि उसके ऊपर आप कीवी उगाते हो, कीवी का बीज डालते हो, उसके बाद जो कीवी होती है उसको आप उसको सेल करते हो, है ना। उसको आप प्रिजर्व करते हो पहले, लेकिन उसके पूरे प्लांट को आप कभी भी नहीं काटते हो, है ना। जैसे आज गेहूँ है, गेहूँ मैं उगाती हूँ तो गेहूँ ऐसा तो नहीं कि मेरे को हर साल नहीं उगानी पड़ेगी। एक बार उगा दी गेहूँ और वो हमेशा चलती रहेगी, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो आपको हर साल गेहूँ की फसल बोनी पड़ेगी, फिर आपको उगानी पड़ेगी, फिर काटनी पड़ेगी, फिर बोनी पड़ेगी, फिर उगानी पड़ेगी, फिर काटनी पड़ेगी। तो गेहूँ आपका रियर प्लांट्स में नहीं इंक्लूडेड होता, क्योंकि गेहूँ की फसल हर साल बोती है, हर साल उगती है और काटी जाती है। लेकिन एक बार अगर आपने किसी भी फ्रूट का अगर पेड़ लगा दिया तो वो फ्रूट का पेड़ रोज़ रोज़ नहीं लगता। ये हो सकता है कि उसमें मौसम के अकॉर्डिंग फ्रूट्स आते हैं और जाते हैं, बट वो कभी भी ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको हर साल उसका नया पेड़ लगाना पड़ेगा। तो वो जो पेड़ होते हैं, वो जो प्लांट होते हैं जो काटे नहीं जाते, उनको आप प्रिजर्व करते हो, तो वो आपका बियर प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, और उसका क्या होता है, इट इज़ यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई, जो कि यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर प्रोसीजर को सप्लाई करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। इज़ एक्सेप्टेड टू बियर प्रोड्यूस, और उसमें जो भी प्रोडक्शन होता है उनका पीरियड 12 मंथ या उससे ज़्यादा का ही होता है। देखो, जैसे आपके आम है, आम जो होता है ना, आम हो गया या कीवी हो गए, है ना। तो वो क्या होता है ना कि 12 महीने या उससे ज़्यादा का ही उनका प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं कि आपका उसका प्रोडक्शन ऐसा होगा कि भाई 12 महीने से ज़्यादा वो नहीं चल सकता है। जैसे गेहूं है, वो तो ख़राब हो जाती है, अगर आप उसको सही टाइम पे काटो नहीं तो बारिश हो गई तो ख़राब हो गई। लेकिन ऐसा आपके साथ में कीवी में नहीं होता। बहुत सारे जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां होती हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता, तो वो आपके ब्रियर प्लांट्स कहलाएंगी। और ये ब्रियर प्लांट्स का जो भी आपका पौधा होता है या आपका जो भी मतलब ट्री होता है, आप उसको एज ए स्क्रैप, जैसे पूरा ख़राब हो गया है तो आप उसको एज ए स्क्रैप सेल कर सकते हो। एज ए स्क्रैप आपने उसको सेल कर दिया, बट आप पूरा का पूरा पेड़ हर साल काट के बेचने नहीं निकल जाते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रियर प्लांट हो जाएगा। अब इसके तीनों ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, ब्रियर प्लांट इज़ द दैट इज़ यूज और प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोसीजर, जो कि प्रोडक्शन और ना एग्रीकल्चर जो भी प्रोसीजर होते हैं उनके प्रोडक्शन या सप्लाई में यूज़ होती हैं, जिनका जो पीरियड होता है वो 12 मंथ या उससे ज़्यादा का होता है। और जो बहुत रेयर ऐसे चांसेस होते हैं कि जिसको आप पूरा का पूरा एज ए एग्रीकल्चर प्रोसीजर के रूप में सेल कर दो। इसमें अगर वो है ऐसा है कि भाई पूरा पेड़ ख़त्म हो गया तो आप उसको एज ए स्क्रैप के रूप में सेल कर सकते हो। ठीक है,
तो ये 3 शर्तें होती है ब्रियर प्लांट्स की। अब आते हैं ब्रियर प्लांट में क्या क्या कन्वर्ट नहीं होता। जैसे प्लांट कल्टीवेट टू बी हार्वेस्ट एज ए एग्रीकल्चर प्रोसीजर। जैसे आप कोई भी प्लांट है उसको मतलब उसको हार्वेस्ट करते हो, उसको कल्टीवेट करते हो ना कि एग्रीकल्चर प्रोसीजर के लिए। जैसे इसमें आपके पास में गेहूँ आ गई, मक्का आ गई, बाजरा आ गई, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना वो पूरे के पूरे कट जाते हैं। एक सीज़न होता है, उसके बाद वो कटते हैं, उसके बाद नए उगते हैं। तो ये सीज़न के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। जैसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो सीज़न के ऊपर डिपेंड नहीं होती। ऐसा होता है कि सीज़न में आती हैं, सीज़न में नहीं आती हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है। बट वो उसका जो प्लांट है वो आपको रोज़ रोज़ नहीं लगाना पड़ता है। तो वो जो इसमें जैसे ट्री ऐसे आप ग्रो करते हो, उसके बाद उसको पूरा का पूरा आपको काटना पड़ता है यदि। और प्लांट्स कल्टिवेट for the procedure agriculture process when there is a more than a remote likelihood then the entity will also harvest and sell the plant as agriculture process other than the incidental। जहाँ पे आप जो भी आप प्लांट बना रहे हो उसका आप क्या है कि उसका जो भी फ्रूट है वो भी आप बेच रहे हो, उससे जो भी फ्रूट हो रहा है वो भी आप बेच रहे हो, और उस प्लांट को पूरा का पूरा ही बेच रहे हो, तो वो भी आपका ब्रियर प्लांट में नहीं हो रहा। जैसे मैंने आम है, उस आम को मैं क्या कर रही हूँ कि मतलब है ना उस प्लांट को उगा रही हूँ, फिर पूरा का पूरा हर साल बेच रही हूँ, पूरा का पूरा प्लांट ही बेच रही हूँ मैं, पूरा का पूरा वो पेड़ ही बेच रही हूँ, तो वो आपके पास फिर ब्रियर प्लांट में इंक्लूडेड नहीं होगा। और एनुअल क्रॉप्स आपके पास में ब्रियर प्लांट में इंक्लूड नहीं होती है, इसमें आपके पास में मेस और आपका वीट आ जाता है, ठीक है। व्हेन ब्रियर प्लांट आर नॉन लॉन्गर यूज, जब ब्रियर प्लांट आपके यूज़ में नहीं होते हैं तो उनको आप कट डाउन कर देते हो और सोल्ड कर देते हो एज ए स्क्रैप, जैसे एज ए एग्जाम्पल फॉर यूज एज ए firewood. Such incidental scrap sale would not prevent the plant from satisfying the definition of prior plant। तो इसमें जो भी ये जो स्क्रैप होता है ये मतलब उसको मतलब वो भी अगर आप कोई भी ऐसे सेल करते हो तो वो फिर भी आपका बियर प्लांट क्लियर माना जाएगा, क्योंकि उसको आप ऐसे स्क्रैप सेल कर रहे हो। स्क्रैप सेल कर रहे हो तो ठीक है, वो बियर प्लांट की डेफिनेशन में आपके फिट हो जाएगा, लेकिन आज एज ए स्क्रैप नहीं, आप ऐसे पूरा का पूरा उसको सेल कर रहे हो तो वो बियर प्लांट में नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज़ होती है उनके ऊपर AS10 एप्लीकेबल नहीं होता, बट बियर प्लांट इसके एक्सेप्शन से परे हैं। और बियर प्लांट क्या होता है, उसके एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होता है, ये आपको पता चल गया। अब आता है कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एंड विच द असर रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एनी। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट, उसके अंदर आप जितना भी उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन, उसको माइनस करते हो, उसके बाद में जितनी भी वैल्यू बचती है वो उसका कैरिड अमाउंट कहलाता है, ठीक है। अब आता है कोस्ट। कोस्ट इज द अमाउंट, कोस्ट मतलब एक अमाउंट होती है जिसमें कैश या कैश इक्विवेलेंट पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशन गिवन। आप कोई भी असर्ट्स को खरीदते हो, उस असर्ट्स को आपको खरीदने के लिए उसको जितना भी आपको कैश या कैश के इक्विवेलेंट या उसके फेयर वैल्यू के इक्विवेलेंट जितना भी पैसा देना पड़ता है तो वो सारा आपका कैश होता है ना। तो जितनी भी आपकी अमाउंट एट्रीब्यूटेबल होगी उस चीज़ को खरीदने के लिए वो आपकी कैश हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अमाउंट के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी आप फिक्स असर्ट्स जैसे खरीदते हो तो हर साल उस, जैसे मैंने आज कोई कार खरीदी है, आज मैंने 10 लाख की कार खरीदी, तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि 2 साल बाद मैं उस कार को 12 लाख रुपए में बेचूं। जो भी असेट्स होती है उसकी वैल्यू हमेशा टाइम के साथ में कम होती है, मतलब असेट्स हमेशा डेप्रिशिएट होती है, उसके ऊपर हर साल डेप्रिशिएशन आपको लगाना पड़ता है, उसके ऊपर एक फिक्स % होता है, प्लांट्स के ऊपर अलग होता है, मशीन के ऊपर अलग होता है, बिल्डिंग्स के ऊपर अलग होते हैं, तो उसके ऊपर हमेशा आपको एक डेप्रिशिएशन की अमाउंट होती है जो माइनस करनी पड़ती है, तो वो आपका डेप्रिशिएशन अमाउंट हो जाएगा। अब आता है फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। फेयर वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिसके ऊपर बायर भी विलिंगनेस हो उसको खरीदने के लिए और सेलर भी विलिंगनेस हो उसको बेचने के लिए, तो वो आपका फेयर वैल्यू हो जाएगा और वो आर्म लेंथ प्राइस पे निकाला जाता है। अब आता है ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या होता है। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट्स, इट्स कॉस्ट एंड अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर द कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदाउट मेकिंग एनी डिडक्शन, जिसके ऊपर आप बिना डेप्रिशिएशन के आप जो भी आपकी अमाउंट कलेक्ट होती है वो आपकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट होती है। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब होता है इज़ द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एक्सीड। देखो आपका क्या होता है कि एक आपका कैरिड अमाउंट होता है, कैरिड अमाउंट अपन ने पढ़ लिया क्या होता है। कैरिड अमाउंट होता है जिसके ऊपर आपका जितना भी मतलब जो भी आप वैल्यू मतलब प्लांट या इक्विपमेंट की बनती है उसके ऊपर आप जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो वो आपका कैरिड अमाउंट होती है। कैरिड अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट,
ठीक है, कैरिड अमाउंट मेरी 10 लाख रुपए है और मेरी उससे रिकवरी 12 लाख रुपए की हो रही है, तो मेरा 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम दैट आर यूज्ड, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम होंगे अगर वो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और रेंटल और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, आर एक्सेप्टेड टू यूज़ ड्यूरिंग मोर देन, जो 12 महीने या उससे ज़्यादा के लिए अगर आपने हेल्ड कर रखे हों तो भी आपके पास में वो प्रॉपर्टी प्लांट और मशीनरी की में डेफिनेशन में आएंगे। एंड द रिड्यूसल वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स इज एस्टिमेटेड दैट एन एंटरप्राइजेस वुड करंटली ऑप्टेन, अगर कोई भी आपके असेट्स आप कंटिन्यू आप उसको डेप्रिशिएट करते हो, एंड में उसकी जितनी भी वैल्यू बचती है उसकी यूज़फुल लाइफ के अकॉर्डिंग उसका वो रिड्यूसल वैल्यू कहलाता है। अब आता है यूज़फुल लाइफ क्या होती है। द पीरियड, यूज़फुल लाइफ का मतलब होता है कि वो पीरियड जिसका आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये असेट्स इतने साल चल सकती है। जैसे कोई भी मशीन है उसका यूज़फुल लाइफ 10 साल हो सकता है, किसी का 15 साल हो सकता है, तो जितना एक्सेप्टेबल होता है कि ये इतना यूज़ कर सकते हैं या फिर इतने नंबर की अपन को प्रोडक्शन इससे मिल सकती है, तो वो अपने पास अपना यूज़फुल लाइफ हो जाएगा। अब आ जाए रिकॉन्टिन्यूएशन। The cost of item of property plant equipment should be recognized as an asset if only, कोई भी assets, कोई भी cost, कोई भी property plant और equipment को आप एज ए asset तभी recognize करोगे अगर उससे आपको फ्यूचर बेनिफिट हो। अगर कोई भी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट को मैं फिक्स एसेट्स तब मानूंगी, एक तो उसका जो मतलब टाइम पीरियड होता है वो 12 मंथ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और वो आपने सर्विसेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, रेंटल के लिए, सेल के लिए, प्रोडक्शन के लिए, इन एक्टिविटीज़ के लिए रखी हो, और जिसका फ्यूचर बेनिफिट हो, उन्हीं चीज़ों को ही मैं अपनी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स AS10 के अकॉर्डिंग उसका अपन करेंगे। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ आइटम जो इजीली मेजरेबल हो और जिसका फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट एसोसिएट हो उस एंटरप्राइजेस से, तभी आप उसकी कॉस्ट को, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की कॉस्ट को एज ए असेट्स रिकॉग्नाइज करोगे एज पर AS10। आइटम्स सच एज जैसे स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विस इक्विपमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड व्हेन दे मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपने देख ली, तो ये जो मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी आपके AS10 के अकॉर्डिंग आ जाएंगे अगर वो AS10 की प्रॉपर्टी प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी असर जो कि हेल्ड की गई है जिससे मतलब उस एंटरप्राइजेस को फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हो रहे हैं और जिसको इजीली जिसकी कॉस्ट को मेजरेबल किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो इन्वेंट्री में आपके काउंट होंगे। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट प्रिस्क्राइब द यूनिट ऑफ मेथड फॉर रिकॉग्नाइजेशन व्हाट कंस्टिट्यूट एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दस द जजमेंट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द रिकॉग्नाइजेशन एरिया ऑफ टू स्पेसिफिक circumstances of enterprise. An example of a unit of measure can be project of construction of manufacturing plant rather than individual assets comprising the project and associated classes for purpose of capitalization of expenditure incurred during the construction period. Similarly, it may be appropriate to aggregate individual insignificant items such as modules, tools and dies and to apply the criteria to aggregate value. And enterprises may decide the expenses on item which could otherwise have been included as प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिकॉज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज। आप जैसे इसमें आता है कि जितने जैसे कोई भी आपने ट्यूल्स लिए, कोई भी आपने छोटे छोटे जैसे औजार होते हैं, कीले होते हैं, ये सब होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो उसकी मतलब है ना, वो एक एंटरप्राइजेस को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको हमको प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट में ऐड करना है या नहीं, क्योंकि ये जो आइटम होते हैं उनकी कॉस्ट जो होती है इमटेरियल होती है। ठीक है, तो एन एंटरप्राइजेज इवैल्यूएट अंडर द रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल ऑल इट्स कॉस्ट, सारी इसके अंदर कॉस्ट आपकी एडेड होगी, उसके बाद उसका सब्सिक्वेंट जितना भी आप खर्चा करोगे वो भी आपके कॉस्ट में ऐड होगा। अब इसके अंदर जैसे भी अपन कोई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसकी जैसे कॉस्ट 10 लाख रुपए होती है, उसके ऊपर उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, फिर वो कॉस्ट आपके पास में पूरी कॉस्ट कहलाती है, फिर उसके ऊपर ही आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी मानी जाती है। अब आता है इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होती है। इनिशियल कॉस्ट का मतलब वो होता है कि वो कॉस्ट जिसके अंदर जैसे आपने कोई भी
प्लांट ख़रीदा है, कोई मशीनरी ख़रीदी है, जैसे कोई मैंने मशीन ख़रीदी है, सीधा जाके मैंने शोरूम से कोई भी मैंने मशीन ख़रीदी और वो उस शोरूम से जाके मैंने सिर्फ उस मशीन के मैंने 15 लाख रुपए दे दिए। वो 15 लाख की मैंने मशीन ख़रीदी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉस्ट हो जाएगा कि मैंने बस जाकर और मैंने एक्विजिशन कर लिया उस प्रॉपर्टी का, और वो प्रॉपर्टी जो मैंने ख़रीदी है उससे मेरी जो भी एंटरप्राइजेस है उसको फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट है। जैसे मैंने कोई रिटेलर का मैं बिज़नेस कर रही हूँ धागे का, तो मैंने धागे की जाके मशीन ख़रीदी, तो उससे मेरा क्या है कि फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट है मेरे एंटरप्राइजेस का, और उसकी कॉस्ट में इजीली मेजरेबल कर पा रही हूँ। तो ये दो चीज़ें उसकी कंडीशन पूरी हो गई, तो वो AS10 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में मेरा आ गया, और उसको ख़रीदने के लिए मैंने इनिशियली 15 लाख रुपए दे दिए, तो वो 15 लाख रुपए मेरी क्या हो जाएगी, इनिशियल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आता है सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होता है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मैंने वो 15 लाख की मशीन तो ख़रीद ली, उस 15 लाख की मशीन को ख़रीदने के बाद में मैंने उसको सेटअप के लिए उसके पैसे खर्च किए, उसके बाद मैंने उसकी थोड़ी टेस्टिंग करवाई, और उसके बाद मैंने उसको इंस्टॉल करवाया, और उसके बाद में जैसे मैंने उस मशीन को एक चालू कंडीशन में लाने तक का जितना भी खर्चा होगा वो उसकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट होगी। जैसे कोई भी मशीन ख़रीदी, उस मशीन को के ऊपर उसको चालू कराने तक का जितना भी आइटम होगा आपका क्या होगा, वो सब्सिक्वेंट कॉस्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब आता है कि इसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं इनिशियल कॉस्ट को और सब्सिक्वेंट कॉस्ट को, ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। Initial cost, the definition of property, plant, equipment, cost, tangible item which are held for use of एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होती है, जिसमें जो यूज़ इन सेंस इंक्लूडिंग ऑल बिजनेस पर्पस अदर देन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज और रेंट फॉर अदर्स। दस द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वुड इंक्लूड द असेट यूज फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, finance, accounting, personal, other function of enterprises. Item of property, plant, equipment may also be acquired for safety or environmental reason. This ये सिर्फ आपको एक बार रीड आउट करने का, मैंने आपको बताया है कि इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, वही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। अब आता है सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होती है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि enterprises do not recognize in the carrying amount of item, property, plant and equipment the cost of the day-to-day serving of the item. Rather, these costs are recognized in the statement of P&L as incurred. Cost of day-to-day servicing are primarily the cost of labor and may include all the cost of small parts. The purpose of such expenditure often described as for the repair and maintenance of the property, plant and equipment. Part of some item, property, plant and equipment may require replacement and regular interval. For example, देखिए मैंने सब्सिक्वेंट प्लांट के लिए आपको बताया है कि आप सिंपल, मैंने आपको पूरा बताया कि जिसमें इसमें टेस्टिंग और आपके मतलब टेस्टिंग का खर्चा, एक्सपेरिमेंट का खर्चा, आपको उसके सेटअप का खर्चा, उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा, ये सब आपका सब्सिक्वेंट कॉस्ट होगा, और ये सब चीज़ें आपकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट में ऐड होगी। लेकिन इसके अंदर आप जब तक वो मशीन चालू हालत में नहीं आ जाती तब तक के सारे खर्चे उसकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट होगी, और वो उस जो मेन कॉस्ट है उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। देन आफ्टर ही आपकी कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट निकलेगी। ठीक है, और इसके अंदर का जो रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं होता क्योंकि वो बाद के खर्चे होते हैं। ठीक है, अब आता है मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन। एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट दैट क्वालिफाई फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज एन असेट शुड बी मेजर एट इट्स कॉस्ट। जो भी इसकी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट होते हैं उनको हमेशा किसके ऊपर वेरीफाई किया जाता है, उनकी कॉस्ट के ऊपर। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है, देखो उसकी परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपके पास कवर हो जाएगी। नॉन रिफंडेबल, आपके पास कोई भी आपने टैक्स, आपको कोई भी डिस्काउंट मिला, वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो टैक्स होते हैं वो हमेशा नॉन रिफंडेबल ऐड होंगे। अगर रिफंडेबल टैक्स है तो वो आपके पास में उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे क्योंकि वो उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो नॉन रिफंडेबल जितने भी टैक्सेस होंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ होंगी, डिस्काउंट्स होंगे, वो सब माइनस होकर आपकी कॉस्ट निकलेगी। और एनी कॉस्ट दैट इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ब्रिंगिंग, कुछ भी असेट्स जो मैंने आपको बताई थी, जो भी कॉस्ट जो डायरेक्टली आपके पास में उस असेट्स को उसकी लोकेशन पर लाने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है, वहाँ तक कि जितनी भी आपकी कॉस्ट होगी वो सब उसकी कॉस्ट ऑफ असेट्स में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब आता है
द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कोस्ट ऑफ द रिमूविंग, जैसे आपने कोई भी साइट है उसके अंदर अगर आपने वहाँ तक उसको लोकेटेड करने के लिए कुछ भी अगर आपने खर्चे किए वो सब इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन आपने उस अगर कोई भी अपने किसी और मशीन की जगह पे आप वो मशीन लेके आ रहे हो तो उसकी जो उस आइटम को आप रिमूव करोगे उस साइट से उसको हटाओगे तो वो कॉस्ट उसके अंदर एक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ से वो चीज़ को हटने की कॉस्ट आपके AS10 में कॉस्ट के एलिमेंट में ऐड नहीं होगी। ठीक है, अब आता है एग्जांपल, अब आता है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट के जितनी भी कॉस्ट होगी वो डायरेक्टली अगर आप एट्रीब्यूट है। साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, कोस्टिंग, प्रोफेशनल फ़ी, ये सब आपकी ऐड हो जाएंगी। अब आता है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टू द कॉस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन आर द डिमिनिशन, रिमूविंग, रिस्टोरिंग ऑन द असेट्स व्हिच एन आइटम लोकेटेड दैट आर incurred during a particular period as a consequence of the having used the item to produce inventory during the period. The obligation of the cost accounted, देखो इसमें क्या आता है ना, कोई भी कॉस्ट अगर आपके पास में जो मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड है, उसकी अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ को हटा रहे हो या रिमूव कर रहे हो साइट से तो उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी वो AS2 में आएगी, ना कि आपकी AS10 में मेजर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ आइटम प्रॉपर्टी प्लांट, कौन कौन सी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। देखो, कॉस्टिंग ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी और बिजनेस, अगर आपने कोई भी जैसे आपने कोई भी मैंने ओपन किया है कोई भी बिज़नेस, उस ओपन बिज़नेस के अंदर मैं इनोग्रेशन की कोई भी कॉस्ट लगा देती हूँ। जैसे मैंने उसमें कोई भी अपने अपने जितने भी लोग आए उनको मैंने नाश्ता पानी खिलाया, रिफ्रेशमेंट खिलाया, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, तो वो कॉस्ट आपकी ऐड नहीं होगी। इनोग्रेशन की कॉस्ट आपकी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप कोई लगाते हो तो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इन न्यू प्रोड्यूस, अगर आप कोई भी न्यू प्रोड्यूस या सर्विस देते हो, जैसे आपने प्रमोशंस किए, आपने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे किए, तो वो कॉस्ट भी इसमें आपकी ऐड नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन विथ ए न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, देखो जैसे आपने कोई भी मतलब बिज़नेस को नए लोकेशन पे पहुंचाया और ताकि आपके पास में कस्टमर बढ़े, तो उस चीज़ की कॉस्ट भी आपकी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल जो ओवरहेड कॉस्ट होगी वो भी इसमें ऐड नहीं होगी। तो ये चारों आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना कि कौन कौन सी कॉस्ट आपकी कॉस्ट एलिमेंट्स में ऐड नहीं होती। कौन कौन सी कॉस्ट नहीं होती है, कोई भी आपने इनोग्रेशन की कॉस्ट नहीं होगी, उसके बाद आपके एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट नहीं होगी, आपके ओवरहेड्स में ऐड नहीं होंगे, और अगर आपने स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह ये सब इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सीज व्हेन द आइटम इन द लोकेशन कंडीशन नेसेसरी। देखो, कोई भी आइटम ऐसा होता है जो आपके पास में, जो अगर आप किसी भी मशीन को खरीदते हो, इक्विपमेंट को खरीदते हो, तो उस मतलब लोकेशन से आप जो अपनी लोकेशन तक लाने तक के खर्चे आपकी कॉस्ट में ऐड होते हैं, और उसको आप चालू स्थिति में बनाने तक का जितना भी खर्चा होता है, ऑपरेट करने तक का जितना भी खर्चा होता है, वो आपका किस में ऐड होता है, उसके कॉस्ट एलिमेंट में ऐड होता है। ठीक है, तो अब आपके पास में आता है कि कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो इसमें ऐड नहीं होगी। कॉस्ट इंकर्ड वाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर, देखो अगर कोई भी आपने ऐसी कॉस्ट है जो आइटम ऑलरेडी ऑपरेटेड है, उस आइटम को ऑपरेटेड करने के लिए आपको किसी भी तरह की कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपने ना वो फुल कैपेसिटी पे आपका चल रहा है। देखो, cost incurred when an item capable of operating in the manner intended by the management has to brought into use or operated at less than full कैपेसिटी। अगर कोई भी आइटम आपका अच्छे से चल रहा है तो उस सिचुएशन में आपको उसकी कॉस्ट के ऊपर कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर आप अनवांटेडली अगर खर्चा करोगे तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अगर वो आइटम चालू हालत में नहीं है, उसको आपको चालू करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो आपके ऐड होगा। बट जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग स्थिति में है तो उसके ऊपर आपको खर्चा करते हो तो वो आपके ऐड नहीं होगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज इंकर्ड वाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्ड, आपके जो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस होते हैं वो भी इसकी कॉस्ट में आपका कॉस्ट के एलिमेंट नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप देखो, और कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स, जो रीलोकेशन या रीऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप करोगे तो वो भी आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा है, अभी तक आपने सीखा है
इसमें आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? आपने अभी तक सीखा है कि आपके कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ऐड होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके ऐड नहीं होती हैं, ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो आपके ऐड माने जाएंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ऐड नहीं माने जाएंगे। अब आता है कि कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि आपके कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। जो कंस्ट्रक्शन और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो AS7 कंस्ट्रक्शन में कवर्ड होते हैं, इसमें वो कवर्ड नहीं होते। देखो, कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और आइटम और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं बट नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द आइटम टू द लोकेशन। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उस आइटम को उस लोकेशन पे लेके आओ, या नेसेसरी नहीं है कि आप उसको कंडीशन को मतलब उसको ऑपरेट वाली सिचुएशन में लेके आओ। तो दिस इंसिडेंट ऑपरेशन में ऑकर बिफोर और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, इनकम में बी अर्न थ्रू यूजिंग अ बिल्डिंग साइट एज ए कार पार्क अंटिल द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। अगर आप कोई भी बिल्डिंग है उसके ऊपर अभी आपका कंस्ट्रक्शन नहीं चालू है तो उसको आप एज ए कार पार्क के रूप में यूज़ कर रहे हो और उससे आपको इनकम मिल रही हो। बिकॉज इनिशियल ऑपरेशन आर नॉट नेसेसरी इन द मैनर because initial operation are not necessary to bring an item to the location condition necessary for its capable for operation manner इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। द इनकम उससे रिलेटेड जितने भी इंसिडेंटल ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी आपके इनकम होगी, एक्सपेंसेस होंगे, वो कहाँ पे जाएंगे? P&L में जाएंगे, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। एज एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने अभी ख़रीदा है लेकिन उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन अभी चालू नहीं करवाया है, तो उस सिचुएशन में आप उसके ऊपर जैसे उसकी मतलब उसको कार पार्क के लिए यूज़ करके दे रहे हो तो उसकी इनकम को आप सीधा P&L में डालोगे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट्स इज डिटरमाइंड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल एज एक्वायर्ड असेट इफ एन एंटरप्राइजेस मेक सिमिलर असेट फॉर सेल। अगर कोई भी एंटरप्राइजेस है उसका बिजनेस है कि वो मतलब बिल्डिंग बनाता है और सेल करता है, उसका नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। द कॉस्ट ऑफ असेट्स इज एक्चुअली सेम एज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स ऑफ सेल। Therefore, any internal profit are element in arriving at such cost. Similarly, the cost of abnormal amount of wastage, material, labor, other sources incurred in self-construction and assets is not included in the cost of assets. देखो, अगर आप कोई भी कॉस्ट है आपकी सेल्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट असेट्स की, तो वो ऐसे डिटरमाइन की जाएगी जैसे आपने कोई भी असेट्स एक्वायर किए हैं। तो उस सिचुएशन में आप जितने भी एक्सपेंसेस लिखोगे वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन असेट्स में भी वही आप सारे एक्सपेंसेस लिखोगे और उन दोनों का जो भी क्राइटेरिया होगा वो सेम ही होगा। अब रियल प्लांट क्या होते हैं? रियल प्लांट अकाउंटेड इन द सेम वे, जैसे रियल प्लांट होंगे वो भी आप सेम जैसे आपका सेल्फ कंस्ट्रक्शन असेट्स होती है वैसे उनको करोगे बिफोर दे आर इन द लोकेशन कंडीशन नेसेसरी टू मेक। तो उसमें जितनी भी आपके जितने भी खर्चे होंगे वो सब उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मेजरमेंट क्या से करते हो? द कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज कैश प्राइस। मैंने बताया था, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी या प्लांट खरीदा है, अगर आपने उसको कैश में ख़रीदा है तो उसके बदले में आपने जितनी भी कैश दी है, जितना भी अमाउंट दिया है कैश और कैश के इक्विवेलेंट, वो उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। अगर आपने लोन लेके कोई भी ख़रीदा है तो उस लोन का जो भी अमाउंट होगा वो आपके पास में आपके अकाउंटिंग वो क्रेडिट पे अगर आपने ख़रीदा है तो डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एंड द टोटल पेमेंट रिकॉग्नाइज एज इंटरेस्ट। तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा, लोन की जो भी अमाउंट होगी वो तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी कि जितना आपने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कैश इक्विवेलेंट में आप जितना देते तो वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी और उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपका AS16 बोरिंग कॉस्ट में चला जाएगा, ठीक है। वन और मोर आइटम और प्रॉपर्टी प्लांट में भी एक्वायर्ड। अगर आप एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी या प्लांट खरीदते हैं इन एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स और आइटम, द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी, अगर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी या एक मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी को दे के आप दूसरी एक असेट्स खरीदते हो तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो फेयर वैल्यू के बेस पे वो चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया था वो आप जब एक्सचेंज में कोई भी चीज़ खरीदते हो ऐसे ही प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट्स में होगा। अगर आप एक को देके एक के एक्सचेंज के लिए दूसरा असेट्स या खरीद रहे हो, चाहे वो मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो, तो वो हमेशा किसके ऊपर मेज़र होगा? आप जो गिवर कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर आपका मेजरमेंट हो जाएगा, अनलेस उसके ऊपर कोई भी मतलब रिस्क नहीं होनी चाहिए और फेयर वैल्यू ईजिली आप निकाल सको, ठीक है। An enterprise determined whether exchange condition transaction has commercial subsequent by consider the extent to which its future exploit। हमेशा ये ध्यान रखना कि आप कोई भी प्लांट या मशीनरी अगर इन
एक्सचेंज में भी ख़रीद रहे हो, अगर उसका फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट है उस एंटरप्राइजेस को, तभी वो AS10 के अकॉर्डिंग आपका मेज़र किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं किया जाएगा। और एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज़ कॉमर्शियल सब्सिक्वेंट इफ़ द कन्वर्शन रिस्क टाइमिंग अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ द असेट्स रिसीव डिफर फ्रॉम द कन्वर्शन ऑफ कैश फ्लो ऑफ द असेट्स ट्रांसफ़र, और स्पेसिफिकली जितना भी इसका पर्पस होगा वो आपका इसमें आ जाएगा। अ फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स इज रिलायबल मेजरेबल इफ़, देखो इसमें अपन ने बताया था AS19 के अकॉर्डिंग जो लीज़ में आता है वो लीज़ में चला जाएगा, और आपने कोई भी असेट ख़रीदी है जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स के अकॉर्डिंग मिली है तो वो AS12 में चला जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे आइटम होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के जो आप कंसोलिडेटेड प्राइस पे ख़रीदते हो, तो उस सिचुएशन में आपके पास में जो एक्विजिशन की डेट की फेयर वैल्यू होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट वैल्यू हो जाएगी, फेयर वैल्यू। जब आपको कुछ भी समझ ना आए तो सिचुएशन में आपको फेयर वैल्यू लेनी है, फेयर वैल्यू जो इजीली मेजरेबल होगी, तो वो फेयर वैल्यू के बेस पे आप उसकी कॉस्ट निकाल दोगे, ठीक है। अब आता है एन एंटरप्राइजेस शुड यूज़, देखो एंटरप्राइजेस 2 मॉडल यूज़ करता है, जब भी वो किसी भी तरह का रिकॉग्नाइजेशन करता है तो 2 मॉडल यूज़ करता है, या तो कॉस्ट मॉडल यूज़ करता है या रिवैल्यूएशन मेथड यूज़ करता है। तो आपके पास में फर्स्टली अभी हम पढ़ेंगे कॉस्ट मॉडल क्या होता है, फिर रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, ठीक है। आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन असेट्स ऑफ आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शुड बी कैरिड एट इस कॉस्ट, हमेशा उसकी कॉस्ट पे आपको लेके आओगे, और उसमें से आप जितनी भी उसकी इक्विपमेंट जो डेप्रिशिएशन होती है वो हमेशा माइनस कर दोगे, तो वो उसका कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो उसका कॉस्ट मेथड हो गया। अब आता है सेकंड रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखो कोई भी प्लांट है उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए, ठीक है, उसको रिवैल्यूट किया और रिवैल्यूट करके उसकी वैल्यू हो गई 12 लाख रुपए, या हो सकता है कि रिवैल्यूट करके उसकी वैल्यू हो गई 9 लाख रुपए। अब मुसीबत ये पड़ेगी कि हमको कॉस्ट में कौन सी वैल्यू लेनी है। कॉस्ट में अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ करें तो हमको तो अपनी 12 लाख रुपए की जो वैल्यू है वही लेनी है, लेकिन अगर हम रिवैल्यूएशन मेथड यूज़ करें तो सिचुएशन में हमको कौन सा रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करें तो सिचुएशन में हमको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये अभी अपन को देखना पड़ेगा। After recognition of assets, an item of property, plant, equipment whose fair value can be measured reliable should be carried at the revalued point, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation, accumulated impairment loss. Revaluation should be made with the sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using the fair value at the balance sheet date. The fair value of item of property plant equipment is usually determined from the market based evidence के ऊपर आप निकालते हो फेयर वैल्यू हमेशा। there is no market bias, आपको ये पता है कि जो भी फेयर वैल्यू होती है वो मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही निकाली जाती है। आपको पिछले AS में काफ़ी में मैंने बता रखा है कि फेयर वैल्यू आप कैसे मेज़र करते हो, आप उसमें कोई भी तरह का बायस नेचर नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो मतलब वैल्यू जो बायर भी लेने के लिए तैयार होता है और सेलर भी बेचने के लिए तैयार होता है, वो आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर निकाली जाती है, तो उसके ऊपर आपका कोई भी बायस वाली चीज़ नहीं होती है ना। तो देयर इज़ नो मार्केट एविडेंस की मतलब ये तो ऐसे नहीं होता कि भाई है ना, इसके ऊपर जो फेयर वैल्यू होती है वो हमेशा नॉर्मली इजीली निकाली जा सकती है, और नो मार्केट बायस्ड एविडेंस ऑफ मार्केट फेयर वैल्यू बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ द आइटम प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड द आइटम इज रियली सोल्ड except as a part of continuous business, and enterprises may need to estimate the fair value using an income approach, for example based on the discount cash flow transaction, and a depreciable replacement cost approach, while the aims at making a realistic estimate of the current cost of acquiring and the construction an item that has same service potential as the existing item. फेयर वैल्यू का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब रुको। The frequency of the revaluation depend upon the changes in the fair value. फेयर वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है। When the fair value of the revalued asset differ materially from the carrying amount, further revaluation is required.
सम आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वॉलेटिल चेंज इन द फेयर वैल्यू। जैसे जैसे आपकी फेयर वैल्यू में चेंज होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका रिवैल्यूएशन में भी मतलब वो जो फेयर वैल्यू है वो अगर चेंज होगी तो उसका मतलब वो होती है तो कैरिंग अमाउंट से अलग होती जाएगी। तो कैरिंग अमाउंट से अलग होती जाएगी तो उसमें सब में आपको फिर रिवैल्यूएशन नेसेसरी होता जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या होता है ना, रिवैल्यूएशन such frequency revaluation are unnecessary for item of plant machinery equipment with only the insignificant changes in fair value. Instead it may be necessary to revalue the item only every 3 और मतलब जो भी आइटम होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी प्लांट होते हैं, वो अपन ऐसा नहीं कि हर साल रिवैल्यूट करते हैं, उनको 3 या 5 साल में अपन को एक बार रिवैल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे फेयर वैल्यू चेंज होगी कैरिंग अमाउंट चेंज होगी, कैरिंग अमाउंट चेंज होगी तो रिवैल्यूएशन ऑलरेडी कम या ज़्यादा होता जाएगा। व्हेन एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज रिवैल्यूड द कैरिंग ऑफ द असेट्स एडजस्टेड टू द रिवैल्यूड अमाउंट। जो भी आप कभी भी कोई भी अगर आपका प्रॉपर्टी प्लांट और मशीनरी आप लेते हो, रिवैल्यूट करते हो, तो सिचुएशन में जो भी कैरिंग अमाउंट होगी वो किससे एडजस्ट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन जो भी वैल्यू होती है उससे एडजस्ट हो जाएगी रिवैल्यूएशन मॉडल के अकॉर्डिंग। एज द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन द असेट इज ट्रीटिंग इन वन ऑफ फॉलोइंग वे। The gross carrying amount is adjusted in a manner is consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset. For example, अगर आपकी gross carrying value आपको रीस्टेट करके जो होती है, या फिर जैसे आपने रिवैल्यूशन डेट के ऊपर आप जो भी असेट्स होती है तो उसके ऊपर आपने जैसे कैरिंग अमाउंट आपकी 9 लाख रुपए है और रिवैल्यूशन आपने 10 लाख रुपए का किया, तो आपकी जो कॉस्ट हो जाएगी असेट्स की वो आप कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए की हो जाएगी। आपको रीस्टेट करके जितना भी आपका कैरिंग अमाउंट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर से आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह निकलेगा। कॉस्ट मॉडल में आपको कॉस्ट ही ली जाती है, रिवैल्यूएशन मॉडल में आपका जितना भी रिवैल्यूएशन की डेट पे आपका जितना भी रिवैल्यूएशन का प्राइस बनता है आपको वो लेना पड़ता है, फिर उसमें से आपका डेप्रिसिएशन वगैरह होता है, फिर वो आपका कैरिंग अमाउंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जितना भी आपका इंक्रीज या डिक्रीज का होता है वो करना पड़ता है। इफ़ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रीवैल्यूड एंटायर क्लास ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्लांट, उस देखो कोई भी आप प्रॉपर्टी प्लांट या फिर इक्विपमेंट को रिवैल्यूड करते हो तो उस क्लास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है उनको सबको आपको रिवैल्यूड करना पड़ता है। क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज अ ग्रुपिंग ऑफ असेट्स सिमिलर नेचर एंड यूज इन ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। क्या क्या होते हैं देखो, a class of property plant equipment is a grouping of assets of the similar nature and using, जो similar nature में होती है वो तो group of assets में हो जाती है, जैसे लैंड हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीन, शिप, एयरक्राफ्ट, मोटरसाइकिल और फर्नीचर्स, ऑफिस इक्विपमेंट एंड बियर प्लांट्स। द आइटम विद इन अ क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर रिवैल्यूड सिमिलर। देखो जो भी आपके पास में जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट को रिवैल्यूड करते हो तो उस क्लास की जितनी भी आपको असेट्स होती है मतलब प्रॉपर्टी प्लांट होती है उन सबको आपको रिवैल्यूड करना पड़ता है। तो वो सारी एक साथ रिवैल्यूड होती हैं और साइमल्टेनियसली रिवैल्यूड होती है, और जो भी रिवैल्यूशन की डेट होती है सबकी डिफर भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। अगर रिवैल्यूएशन आपका कोई भी असेट्स है एंड इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स, रिवैल्यूएशन के कारण से अगर कुछ भी असेट्स आपकी इंक्रीज़ होती है, मैंने जैसे आपको बताया ना 9 लाख रुपए की असेट्स है, अगर उसको मैं रिवैल्यूट करती हूँ तो 10 लाख रुपए की चेंज हो जाती है, तो 1 लाख रुपए रिवैल्यूएशन के कारण से वो चेंज हुआ, तो जितना इंक्रीमेंटल होता है शुड बी क्रेडिटेड डायरेक्ट टू द ऑनर इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाउएवर द इंक्रीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L टू द एक्सटेंट दैट इज रिवर्स द रिवैल्यूएशन डिक्रीज ऑफ द सेम असेट्स प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। देखो आपको जैसे 1 लाख रुपए हुआ रिवैल्यूएशन का, तो वो किधर डालोगे आप, सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालोगे। ठीक है, और उस तक ही डालोगे क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो वापस अगर टू द एक्सटेंट P&L में आपने उसको डाल दिया दैट इज़ रिजर्व, अगर वो रिवैल्यूएशन रिजर्व आगे जाके आपको वापस उसको मतलब रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा तो वो चीज़ इसमें नहीं डलेगी। ठीक है, तो आपका 1 लाख रुपए सीधा किस में चला जाएगा, P&L अकाउंट में चला जाएगा। अगर वो डिक्रीज़ होगा, जैसे 10 लाख रुपए आपकी असेट्स की वैल्यू है अब 9 लाख रुपए रह गई, तो 1 लाख रुपए अगर आपका डिक्रीज़ हुआ तो वो भी आपके पास में रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा लेकिन डेबिट साइड में जाएगा, और या फिर आपका क्रेडिट साइड में कोई भी सरप्लस पड़ा है तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। अब आता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूड द ऑनर इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मे बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व व्हेन द असेट्स इज डीरिकॉग्नाइज्ड। दिस मे इन्वॉल्व द transferring the whole of surplus when the asset is retired and disposed. However, some of surplus may be transferred as assets is used by the enterprises. In such case, the amount of surplus transfer would be the difference between the depreciation based on the revalued carrying amount of assets and the depreciation based on original cost. Transfer from revaluation reserve surplus to the revaluation reserve are not made through the statement of P&L. अब देखो, इसमें ये हुआ कि आपने जितना भी रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूएशन में अगर आपका बढ़ा तो P&L में चला गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया, कम हुआ डेबिट साइड में चला गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से माइनस हो गया। तो आप उस अकॉर्डिंग उसको माइनस या प्लस करोगे और उसके बाद में जब आप उसको सेल कर दोगे कोई भी उस असेट्स को जिसका आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया है, तो उस असेट्स को अगर आप सेल कर दोगे तो वो सारी असेट्स के साथ उसका जो रिवैल्यूएशन का दे में इन्वॉल्व द ट्रांसफर। अगर कोई भी असेट्स आप सेल कर देते हो तो उसके साथ उसका जो भी सरप्लस होगा वो भी आपका डिस्पोज हो जाएगा, वो उस असेट्स के साथ में वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि वो जो रिवैल्यूएशन का रिजर्व का जो रेवेन्यू रिजर्व बनता है उसको आप उस असेट्स के साथ डिस्पोज कर दोगे, और कुछ असेट्स में आता है कि वो फिर आपकी वैल्यू में कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, ठीक है, P&L में चला जाता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया AS 10 का प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट अपना डेप्रिसिएशन होगा। तो इसमें मेजरली देखो, बुक वाइज बुकिश लैंग्वेज में जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको चीज़ों को समझने में। बेटर है कि आप मतलब जितना हो सके उसको सिंप्लिसिटी से समझ के लें। आप ये ना सोचें कि एक एक अगर बुक में जो जो चीज़ें लिखी हुई हों एक एक चीज़ मुझे याद करनी है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप MCQ क्वेश्चन हो या आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। बुकिश लैंग्वेज जहाँ तक हो सके कम से कम आप पढ़िए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। स्पेशली फॉर द जो CAB और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स में MCQs ही आएंगे प्रोफेशनल पार्ट से। तो आप ये देखिए कि कितनों में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। CAB के लेवल के हिसाब से जो भी चीज़ें आएंगी वो सब मैंने मोटा मोटी सब भी कवर किया है। और जो बाकी CA इंटर के स्टूडेंट्स हैं और BBA हैं, MCOM के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये है कि आपको थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका थियोरेटिकल पार्ट आता है इसमें और आपको पूरा लिखना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्पेशली फॉर CA इंटरमीडिएट। तो उसमें आपको ऐसे ही तभी आपको मार्क्स देता है जब आपका लैंग्वेज प्रॉपर होता है, जब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कुछ थियोरेटिकल पार्ट में आ जाता है। तो देखिए, आपको मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, इसके आगे आपको मैं एक एक चीज़ नहीं कवर कर सकती हूँ। तो कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी मेरे साथ में। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी चीज़ में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल रिप्लाई यू सून। थैंक यू।